नदी के दोनों किनारों पे दोनों बहनों का घर। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हरिया खेतों में काम कर रहा था। काव्या और पीहू दोनों बहनें आती है और बोलती है कि पिताजी घर चलिए, खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हरिया बोलता है कि बेटा थोड़ा सा काम रह गया है, खेतों में थोड़ा सा मिट्टी डालना है और पानी, उसके बाद चलता हूँ। तो पीहू बोलती है कि नहीं पिताजी, आप 1 मिनट की भी देरी मत कीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और माँ बहुत गुस्सा करेगी। हरिया जल्दी जल्दी काम खत्म करता है और अपनी दोनों बेटियों के साथ घर की ओर चल देता है। हरिया की 2 बेटी थी, पीहू और काव्या। उसकी एक पत्नी थी माया और उसके घर के पास एक था तालाब और ढेर सारा था जमीन। रास्ते में हरिया जब अपनी दोनों बेटियों के साथ जा रहा था तो बातें करते हुए जा रहा था। तो पीहू बोल रही थी, पिताजी अगर हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम लोग अपना खेत नहीं बेचेंगे और वो जो तालाब फालतू पड़ा है उस तालाब को बेचकर और पैसे ले लेंगे और फिर ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेंगे। तो हरिया बोलता है कि नहीं बेटा, उस तालाब को बेचने के बारे में हम नहीं सोच सकते, क्योंकि उस तालाब को बनाने में मेरे पिताजी ने खूब पसीना बहाया है। तो काव्या बोलती है, वो कैसे पिताजी, क्या दादाजी ने खुद से वो तालाब बनाया था? बातें बातों में सभी लोग घर पहुंच जाते हैं और माया खाना परोस देती है सभी को और सभी लोग खाने पे बैठ जाते हैं। तो काव्या बोलती है कि पिताजी आपने बताया नहीं कि दादाजी ने कैसे वो तालाब बनाया है। तो हरिया बताता है कि चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था तो मेरे पिताजी ने खेत में ही खुदाई करना चालू कर दिया और वो अकेले खोदते गए तो गांव वाले बोले ये पागल हो गए हैं जो अपना खेत खोद रहे हैं, तो क्या उसमें से पानी निकला? तो हरिया बोलता है नहीं बेटा, जब बरसात आया तो उसमें पानी भर गया और वो बन गया तालाब। तालाब मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत और खून पसीने से खोदाई करके बनाई है, जिसके बारे में बेचना हम तो सोच नहीं सकते। हरिया के पिताजी ने बहुत मेहनत करके तालाब बनाया और कुछ वक्त बीता तो गांव में फिर से सूखा पड़ गया और हरिया कई बीमारियों का शिकार हो गया। जैसे जैसे खेत का तालाब सूखा वैसे वैसे हरिया का शरीर भी सूखने लगा। उधर माया, काव्या और पीहू सभी लोग बहुत परेशान हो गए। तो पीहू बोलती है कि मम्मी तुम परेशान मत हो, मैं जाकर साहूकार से कुछ पैसे लेकर के आती हूँ। तो माया बोलती है कि बेटा साहूकार बहुत अकड़ू टाइप का इंसान है, वो पैसे देगा भी या नहीं? पीहू बोलती है कि मम्मी मैं कोशिश करती हूँ। पीहू अगले ही दिन साहूकार के घर की ओर निकल पड़ती है और साहूकार के पास जाकर अपनी सारी व्यथा बताती है। तो साहूकार बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे अपना ज़मीन का कागज़ दे दो। तो पीहू बोलती है कि नहीं साहूकार, हम लोगों के पास और कुछ नहीं है ज़मीन के सिवाय, आप तालाब ले लीजिए। तो साहूकार बोलता है कि तालाब को तो कूड़े के भाव भी कोई नहीं खरीदेगा। न चाहते हुए भी पीहू कागज़ दे देती है साहूकार को। तो साहूकार उस ज़मीन के कागज़ के बदले 2 लाख रुपए पीहू को दे देता है। पीहू सारे पैसे लेकर घर आती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी अब हम सभी लोग जाएंगे शहर और शहर जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के अपने पिताजी का तबीयत ठीक करा देंगे और पिताजी पहले की तरह भले और चंगे हो जाएंगे। माया बहुत रोती है और बोलती है बेटा भगवान करे ऐसा ही हो। सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और अगली सुबह बस से शहर में चले जाते हैं और वहां जाकर हॉस्पिटल में हरिया का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जब हरिया का ट्रीटमेंट चालू होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि हरिया की दोनों किडनी खराब हो गई है, 50 लाख रुपए चाहिए। तो माया बोलती है कि तुम दोनों बहनों गांव चली जाओ और वहाँ एक संदूक रखा है, संदूक में मेरे कुछ पुराने गहने पड़े हैं, उसे ले आओ, उसे बेच कर कुछ पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारे पापा के इलाज में काम आएगा। तो काव्या बोलती है कि मम्मी उतने पैसे में नहीं हो पाएगा। माया बोलती है कुछ तो मदद हो ही जाएगा। अगले दिन पीहू और काव्या दोनों लोग बस से चले जाते हैं गांव और जाकर संदूक खोलते हैं। इसके पहले उन्होंने कभी संदूक खोला नहीं था। सबसे पहले धूल साफ किया और फिर संदूक को खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे और एक पोटली थी। तो काव्या बोलती है कि क्या टाइम आ गया है, मम्मी के शादी के गहने बेचने पड़ रहे हैं। पीहू बोलती है कि सही में हम लोगों के ज़िंदगी में इतना कष्ट आएगा कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। तभी पीहू की नज़र उस संदूक के नीचे जाती है जहाँ कुछ रखा हुआ था। तो काव्या से वो बोलती है कि देखो बहन नीचे कुछ है। तो काव्या बोलती है पीहू को कि निकाल कर देखो उसके नीचे क्या है जो इतना संभाल कर रखा हुआ है। पीहू निकालती है तो उसमें एक छोटा सा बैग था और बैग में थी एक चाबी और एक पत्र। तो काव्या बोलती है कि पीहू क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। तो पीहू पढ़ने लगती है। वो खत था हरिया के पिताजी का। प्रिय बेटे हरिया,
तुमने पूरी कमाई मेरे इलाज में लगा दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये है मेरे दिल की चाबी जो तुम्हारी सारी समस्या का हल होगा। काव्या पूछती है कि पीहू, हरिया के पिताजी के दिल के करीब कौन था? तो पीहू बोलती है पिताजी, और पिताजी के दिल के करीब है तालाब। तो तालाब की ये चाबी नहीं हो सकती क्योंकि तालाब में कोई ताला नहीं लगा है। तभी काव्या बोलती है कि बहन चलो हम लोग तालाब के बीचों बीच खुदाई करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो पीहू बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, आज रात को सूखे हुए तालाब के बीचों बीच हम लोग खुदाई करेंगे, शायद कुछ न कुछ मिल जाए। तो रात होने का दोनों बहन इंतज़ार करती है और रात को काव्या और पीहू दोनों लोग जाती है और तालाब के बीचों बीच खुदाई करने लगती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अंदर से एक संदूक निकलता है जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। दोनों बहनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो चाबी उसी संदूक का था। उन लोग खोल के देखती है, कुछ सिक्के निकाल कर वो बेच देती है और पैसे लेकर शहर आ जाती है और अपने पिताजी का इलाज कराती है। उसके पिताजी बिल्कुल सही हो जाते हैं और फिर गांव आते हैं सभी लोग। तो हरिया पूछता है कि पीहू बेटा बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब काव्या वो पत्र हरिया के हाथ में रख देती है और बोलती है पिताजी आप इसको। हरिया जब पढ़ता है तब उसके समझ में आ जाता है कि उसके पिताजी उसके लिए ये सारा सब छोड़ कर गए थे। हरिया सोचने लगता है कि बेटा अब इतने सारे पैसों का हम सभी लोग करेंगे क्या? तो काव्या बोलती है और पीहू बोलती है कि पिताजी उस तालाब को हम लोग और अच्छी तरह से बनवा देंगे और उसमें फ़िल्टर लगवा देंगे ताकि कोई भी आए जाए वहाँ से तो शुद्ध जल पी सके। दो ठग बहनों की कहानी। सीता और गीता दो बहनें थीं जो बहुत गरीब थी और अपना रूप बदल कर गाँव में जाकर अमीर औरतों को ठगती थी। सीता और गीता दो बहनें थीं। वो गांव में जाती और अमीर औरतों को बुद्धू बनाकर उनसे पैसे ठगती। यही उन दोनों बहनों का धंधा था और ये दोनों बहनें अलग अलग गांव में जाकर यही काम करती थी। वह एक गांव में जाती है और सीता बन जाती है बुढ़ी और गीता बन जाती है उसकी पोती और आपस में बात करती है कि मैंने आपकी दवाई खाई तो मैं यंग हो गई। कुछ औरतें वहाँ पे खड़ी थी तो वो लोग बोलती कैसी दवाई बहन? तो सीता बोलती है कि मैंने 8 दिन पहले को दवाई खिलाया था और ये देखो रिज़ल्ट, ये कितनी यंग हो गई। तो गांव की 5-6 औरतें थी वो बोली कि हमें भी दवाई चाहिए। तो सीता बोलती है 51,000 में दवा मिलेगा। 8 दिन के बाद वो दवा की शीशी उन औरतों को दे देती है और 51,000 रुपये लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। जब वो औरतें दवाई खाती है और यंग नहीं हो पाती है तो उसके घर वाले उन्हें बहुत डांटते हैं, बहुत सुनाते हैं कि तुम बिना सोचे समझे काम करती हो। आजकल के ज़माने में कौन ऐसा दवाई देगा कि जो बूढ़ी को जवान कर दे? तुम्हें वो बुद्धू बनाकर चली गई। सीता और गीता अब इस गांव से दूसरे गांव में चली जाती है क्योंकि वो एक गांव में ज़्यादा दिन नहीं रहती क्योंकि पकड़ी जाती। दूसरे गांव में जाकर बुढ़ी बनकर घूमने लगती है। दोनों कुछ औरतें बैठकर बातें कर रही थी तभी वहाँ पे जाकर बातें करने लगती है कि बहन चलो अब हम दोनों दवाई खाएंगे और हम दोनों यंग हो जाएंगे। तो कुछ औरतें पूछती हैं कि कौन सी दवाई खाओगी बहन और तुम दोनों बुढ़ी से जवान हो जाओगी? तो वो बोलती है 51,000 का दवाई है और वो खाओगे तो 8 दिन में यंग हो जाओगे। तो वो बोलती है ठीक है हमें भी दे देना। सीता और गीता ठग कर अब थक चुकी थी। वो बोलती है कि अब ज़्यादा दिन ठग का काम नहीं चलेगा। तभी वहाँ पे एक गांव में एक भांजी आई थी जिसके गांव में ये पहले से ठग कर आई थी। वो सारा चीज़ अपनी मामी को बता देती है और वो बोलती है कि ठीक है मुझे दवाई चाहिए, मैं 51,000 रुपया दूंगी और तुम्हें मेरे सामने ही खाकर यंग होना होगा। उन दोनों ठग का पोल खुल जाता है और पुलिस उन दोनों को ले जाता है जेल और सीता और गीता चली जाती है जेल में। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।